हाँ जी बच्चों, तो हम लोग कवर कर रहे थे डेफिनेशंस और डेफिनेशंस में हम कहाँ थे? रिसिपिएंट की डेफिनेशन पे थे, ठीक है जी। अब बात करेंगे रिसिपिएंट क्या होता है, को इसको हम रिसिपिएंट बोलेंगे। जब रिसिपिएंट की बात हो रही है तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि क्या वहाँ पे कोई कंसीडरेशन पेएबल है? यानी क्या वहाँ पे हमने कुछ भी पे करना है उस सप्लाई के बदले में? क्लियर? फिर से मेरी बात सुने, रिसिपिएंट कौन है ये जानने के लिए सबसे पहले देखेंगे कंसीडरेशन पेबल है या नहीं है। अगर कंसीडरेशन पेबल है तो सीधी सी बात देख लेना, जिस पर्सन ने पैसा पे किया या जो पैसा पे करेगा, जिस पर्सन ने पैसा पे किया या जो पैसा पे करेगा, वो मेरे पास कौन हो जाएगा? वो मेरे पास रिसिपिएंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? छोटी सी बात है। क्लियर? अब बात करेंगे, अगर कंसीडरेशन नहीं है, व्हेन देयर इज नो कंसीडरेशन, तो आपको क्या देखना है? तो आपको देखना है कि सबसे पहले वो गुड्स है या सर्विसेज है। ठीक है, अगर कंसीडरेशन नहीं है तो हम पहले क्या देखेंगे कि वो गुड्स है या फिर सर्विसेज है। अगर वो गुड्स है तो आप ये देखिए कि गुड्स हमने डिलीवर किसको की, किसको हमने गुड्स दी है, या किसको हम मेड अवेलेबल करवाएंगे। अब कहोगे मैम मेड अवेलेबल का मतलब क्या है? देखिए, डिलीवर का मतलब क्या है, जैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह गुड्स लेकर के गए या ऑन द स्पॉट डिलीवर कर दी। अगर हम बात करें डिलीवर करने की, अगर हम बात करें गुड्स को डिलीवर करने की, तो या तो ऑन द स्पॉट हम डिलीवर कर देंगे। आप किसी भी जनरल स्टोर के पास गए, किसी भी जनरल स्टोर के पास गए सामान लेने के लिए, तो ऑन द स्पॉट काउंटर पे ही उसने आपको गुड्स डिलीवर कर दी। कहाँ पे? काउंटर पे ही आपको गुड्स डिलीवर कर दी। या सेकंड केस क्या हो सकता है, आपने उसको कॉल किया और होम डिलीवरी के लिए बोला, आपने उसको क्या बोला कि भैया होम डिलीवरी कर दो, तो होम डिलीवरी के केस में आपके घर तक वो गुड्स को क्या करेगा? डिलीवर करेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये था गुड्स की डिलीवरी करना, यानी आपको पोजीशन दे देना। अब दूसरे केस में अगर बात करें, जैसे कोई भी अ, आपने कोई भी एक प्लेस जो है वो रेंट पे लिया, ठीक है, जो भी प्लेस है आपने रेंट पर लिया, उस रेंट पे आप अपना ट्यूशन सेंटर बनाना चाहते हो, उस रेंट पे, उस रेंटेड प्लेस पे आप क्या बनाना चाहते हो? अपना ट्यूशन सेंटर। बट ऑलरेडी वहां पे एक कंप्यूटर सेंटर था, ऑलरेडी वहां पे एक कंप्यूटर सेंटर था। मेरी बात समझ में आई? तो वहां पे जो एज इट इज फर्नीचर था, जो फर्नीचर था वो आपने क्या किया? एज इट इज परचेज कर लिया, यानी वहीं की वहीं आपने उस फर्नीचर को क्या कर लिया? परचेज कर लिया। तो कहीं उसकी डिलीवरी नहीं दी, उसने आपको डिलीवर नहीं की गुड्स, वो आपको क्या करवाई? वो आपको मेड अवेलेबल करवाई, वो आपको मेड अवेलेबल करवा दी। यानी ऑन द स्पॉट कोई ऐसी डिलीवरी नहीं है कि आपके हाथ में उसने सौंपी हो या आपको घर तक डिलीवरी गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट क्या था, एज ऑन एज बेसिस पे आपको वो गुड्स अवेलेबल करवा दी गई। मेरी बात समझ में आई? यानी ऑन द स्पॉट जो आपको वो गुड्स अवेलेबल करवाई गई, मेड अवेलेबल करवाई गई, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मेड अवेलेबल। क्लियर? ऑन द स्पॉट जो आपको गुड्स वहीं पे अवेलेबल करवा दी जाती है, डिलीवर नहीं की जाती है गुड्स। तो सबसे पहले आपने देखा कि गुड्स किसको डिलीवर की गई, ठीक है, गुड्स डिलीवर किसको हुई या मेड अवेलेबल किसको हुई। देखिए सबके अंदर और है, इनमें से कुछ भी एक हो सकता है। या फिर पोजेशन किसको दिया गया, वो गुड्स किसके पोजेशन में गई, इनमें से भी कुछ नहीं है। तो लास्ट में देख लो, यूज किसने किया गुड्स का, किसने गुड्स का यूज किया या मेड अवेलेबल हुआ उसको यूज, वो कौन हो जाएगा? वो रिसिपिएंट हो जाएगा। ओके मैम, गुड्स में इतने सारे केसेस हैं। जी हाँ, सबसे पहले देखो गुड्स डिलीवरी किसको हुई, दूसरे नंबर पे देखो मेड अवेलेबल किसको हुई, तीसरे नंबर पे देखो पोजेशन किसके पास गया, चौथे नंबर पे देखो यूज किसने किया। ठीक है, फिर से मेरी बात देखो, रिवाइज करो मेरे साथ साथ, रिवाइज करोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले गुड्स डिलीवर किसको हुई, दूसरा मेड, लिखो इस चीज को, जितना लिखोगे ना थ्योरी में उतना ज्यादा वो दिमाग में बैठ जाएगी। दूसरा मेड अवेलेबल, तीसरा किसको पोजेशन दिया गया, चौथा जिसने यूज किया गुड्स का। मेरी बात समझ में आ गई? आगे देखिए, अगर हमने सर्विसेज दी, अगर हमने क्या दी? सर्विसेज, हमने गुड्स नहीं दी, सर्विसेज दी है। सर्विसेज के केस में छोटी सी चीज है, जिसको सर्विसेज रेंडर कर दी,
जिसको सर्विसेज रेंडर कर दी। ये चीज कब देखनी है? जब कंसीडरेशन पे नहीं हो रहा है। देखिए जब भी आप मेरे साथ पढ़ने बैठो ना बेटा, तो अपनी बुक्स नोटबुक सब साथ में लेके बैठा करो। जब आपके पास बुक्स और नोटबुक्स नहीं है ना, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, फिर तो आप मजाक कर रहे हो, पेरेंट्स को बेवकूफ बना रहे हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं रेसिपिएंट का एक चार्ट आप लोगों को बनवाऊंगी, बना लो अपनी अपनी बुक्स में। रिसिपिएंट कौन है? थोड़ा सा राइटिंग मेरी ऐसी है, मैं साथ साथ बोलती जाऊंगी, आप लोगों को समझ जाना। सबसे पहले आप लिखिए कंसिडरेशन इज पेएबल, या अवेलेबल लिख दो। ठीक है, कंसिडरेशन इज पेएबल, यस, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज नो। कंसिडरेशन पेएबल है तो पर्सन हु पेड consideration, who paid, or you can say what, liable to paid, to paid consideration। बात समझ में आ गई? इसमें तो छोटा सा ही पार्ट था, आगे चलेंगे। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो सबसे पहले हमने क्या देखा? वेदर इट इज अ गुड और दीज आर सर्विसेज। अब ये चेक करो कि ये गुड्स हैं या सर्विसेज हैं। गुड्स पे मैं जाती हूँ कि ये गुड्स हैं। गुड्स हैं तो सबसे पहला केस आप लोगों ने क्या देखा था? सबसे पहला केस मैंने देखा कि हमने जो गुड्स हैं वो क्या किया था? डिलीवर किसको की थी? हमने डिलीवर किसको की थी? टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड, गुड्स आर डिलीवर्ड। और सेकंड कंडीशन क्या आई? देखो चार्ट्स एग्जाम टाइम पे बहुत काम आने वाले हैं, ढंग से बना लो। टू whom goods are made available, goods are made available। थर्ड वन, to whom possession of goods given, या फिर to whom use of goods given। बेटे मैं साथ साथ बोल रही हूँ, थोड़ा राइटिंग में हो सकता है किसी एक आधे बच्चे को समझ में ना आए, बट इसको लेके तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है राइटिंग मेरी ऐसी है। तो देखो यहां तक समझ में आ गया। रिसिपिएंट की बात करें, कंसिडरेशन पेबल है या नहीं है, पहले ये चेक करो। यस कंसिडरेशन पेबल है, तो जिसने पे कर दिया वो पर्सन जो है वो रिसिपिएंट होगा। गुड्स के केस में जिसको डिलीवर किया या मेड अवेलेबल किया या पोजेशन दिया या यूज दिया गुड्स का। ठीक है, आगे आ जाते हैं सर्विसेज पे। सर्विसेज में एक छोटा सा पॉइंट था। छोटा सा पॉइंट क्या था? याद करो फटाफट से, कमेंट सेक्शन में बताओ। सर्विसेज में रिसिपिएंट कौन है? मैंने अभी अभी बताया था। सर्विसेज में कौन होगा? टू होम, बताओ जल्दी से। टू होम सर्विसेज आर रेंडर्ड, सर्विसेज आर रेंडर्ड, यानी जिसको सर्विसेज दे दी वो कौन है? रिसिपिएंट है। चार्ट फटाफट से बना लो। अगर किसी ने नहीं बनाया है तो अभी की अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बनाते रहना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बना देना। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है जी। देखो मैं कोशिश तो यही कर रही हूँ कि कंप्लीटली जो एक फेस टू फेस बैच होता है उतनी क्लैरिटी से और डिटेल में आप लोगों को बताऊं। फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, लेकिन रिस्पॉन्स चाहिए भैया। रिस्पॉन्स मिलेगा तो कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड होंगे, हर एक चीज मैं बताऊंगी, पूरा का पूरा कोर्स मैं अपलोड करूंगी। ठीक है, अब देखिए रिसिपिएंट का मीनिंग हो गया, आगे आ जाइए पर्सन के मीनिंग पे। इसको मैं थोड़ा फास्ट ले लूंगी क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
थोड़ा-सा हम स्पीड पे ले लेंगे, ये सब कुछ आप पढ़ के आ चुके हो ऑलरेडी। पर्सन्स में कौन-कौन होता है? सबसे पहले एक इंडिविजुअल पर्सन, एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक ही फैमिली के पर्सन्स मिल करके जो बिज़नेस रन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एचयूएफ। कंपनी, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, सब इंक्लूड होंगे यहाँ पे। पार्टनरशिप फर्म होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, वेदर दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के साथ एक और वर्ड भी दिया हुआ है, दैट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या दिया हुआ है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब देखो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स यानी सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे, अदर पर्सन इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। जब मैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स की बात कर रही हूं तो इसमें अदर देन इंडिविजुअल्स और भी पर्सन कवर हो सकते हैं, यानी एओपी में कंपनी भी हो सकती है, एओपी में फर्म भी हो सकती है, एओपी में कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बीओआई इसमें सिर्फ क्या होंगे? इंडिविजुअल्स ही होंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। कोई भी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट और गवर्नमेंट, कोई भी मतलब गवर्नमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी अदर कॉर्पोरेशन अगर बना है, एग्जिस्टेंस में है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है जो इनकॉर्पोरेट है किसी भी ऐसे लॉ के तहत जो कि इंडिया के अंदर प्रिवेल कर रहे हैं, इंडिया के किसी भी लॉ में अगर किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को इनकॉर्पोरेट किया गया है तो वो इसमें शामिल हो जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे ये लग जाएगा। क्लियर? कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी यहाँ पर्सन में शामिल होंगी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी, सोसाइटीज जो कि 1860 एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, ट्रस्ट यहाँ कवर हो जाएंगे। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो ऊपर कवर नहीं हुआ वो आगे कवर हो जाएगा। क्लियर? तो डेफिनेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने यहाँ पे कवर कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अब हम कल से कवर करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं, सिर्फ पूरे जीएसटी का इंपॉर्टेंट पार्ट, पूरे जीएसटी की जान, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, सेक्शन 7। क्लियर? तो कल मिलते हैं गाइज, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स मिला तो मैं वादा करती हूँ डायरेक्ट टेक्स्ट के भी लेक्चर्स आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।